गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको टैक्स कैसे बचाएं उसके बारे में चर्चा किया था। आज मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक, न्यू प्रोडक्ट है या अननोन प्रोडक्ट कह सकते हैं, एनपीएस, उसके बारे में बताऊंगा, जो अधिकतर लोग को आइदर पता नहीं है या करते नहीं हैं। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, बहुत सारे लोग इसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं ब्रीफ करूंगा कि इसका जन्म कैसे हुआ, कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, पब्लिक के लिए कब आया, इसकी क्या बेनिफिट है, टैक्स में कितना बचत होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एनपीएस आया कैसे। 2004 में सब ने ये जो भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किए उस समय या उसके बाद से उनकी पेंशन बंद हो गई। गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो भी ज्वाइन करेंगे उनका पेंशन नहीं है। इसका कारण क्या था? इसका एक ही कारण था कि गवर्नमेंट का पेंशन की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसका डिसीजन गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा था ये उस समय, क्योंकि अगर नहीं करते तो लायबिलिटी इतनी बढ़ जाती, तो जो टैक्स कलेक्शन से पैसे होते वो डेवलपमेंट में ज़्यादा ना यूज़ होकर पेंशन में ज़्यादा यूज़ होता। तो लेकिन गवर्नमेंट जॉब का जो हम जानते हैं कि दो ही चीज़ होता है, एक तो सिक्योरिटी की वजह से लोग ज्वाइन करते हैं और एक पेंशन की वजह से ज्वाइन करते हैं कि गवर्नमेंट तो हमें और मेरी और मुझे वाइफ को लाइफ टाइम पेंशन देगा ही देगा। तो इसके अगर चार्म लुक्रेटिव ख़त्म ना हो जाए तो इसी वजह से सरकार ने क्या किया, एक स्कीम जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम या सिस्टम कह सकते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम 2004 में लॉन्च किया। इस पे जो भी कंट्रीब्यूशन इम्प्लाई करेगा थोड़ा सा और उतने अमाउंट कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगा। अब जो 2004 या उसके बाद से ज्वाइन किए थे या अब करेंगे, जब वो 60 साल के हो जाएंगे, रिटायरमेंट के एज में पहुंचेंगे, तो उनके पास इतनी बड़ी कॉर्पस हो जाएगी कि उसी पैसे से, एक बड़ी कॉर्पस से वैल्यू जब बढ़ जाएगा, उससे एन्युटी पेंशन के रूप में उनकी और उनके वाइफ को मिलता रहेगा। 2004 से ये चल रहा था। 2009 में ये पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। बोला कि आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो इसको और आप भी पेंशन, इस जो भी फंड बनेगा उससे यूज कर सकते हो। लेकिन 2009 से लेकर 2016 तक इस पर उतने ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। इनफैक्ट मैंने भी नहीं किया था, लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसने करवा दिया था, तो उसका टारगेट पूरा हो गया। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि उसने सही करवाया। लोग उस समय भी 2009 से लेके 2016 तक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी इस पर। 2016 में जब अरुण जेटली साहब ने इनको एक्स्ट्रा 50,000 की टैक्स बेनिफिट देना शुरू कर दिया, तब लोग इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए। 50,000 ज़्यादा का मतलब क्या है कि 1.5 लाख जो मेरा एटीसी में आता है, 80CCC में आता है, जिसको इंश्योरेंस, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ पे इन्वेस्ट करके हम टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन 2016 में जब जेटली साहब ने लाया कि इसको 50,000 और टैक्स बेनिफिट आपका फ़ायदा उठा सकते हो अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो, तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे एटीसी में मैंने पहले बताया था कि इंश्योरेंस नहीं तो एफडी कर लो, एफडी नहीं तो चाइल्ड प्लान कर लो, चाइल्ड प्लान नहीं तो ट्यूशन फीस में आ जाएगा। कुछ न कुछ होता है उसका कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एनपीएस का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप एनपीएस में करते हो तो टैक्स आपको बचत होगा, एनपीएस में नहीं करते हो तो टैक्स सीधा लगेगा। तो एनपीएस के बारे में मैं पहले थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगी कि क्या होता है। जैसे इस पे एक तो 50,000 जो आप कंट्रीब्यूट करते हो एवरी ईयर, जिससे आपको जिस स्लैब में हो उस हिसाब से, जैसे अगर आप 30% के स्लैब में हो, सीधा 17,500 रुपये का टैक्स बचत हो गया। रिटर्न जो आ रहा है उसकी अलग चीज़ है, लेकिन 17,500 रुपये आपका बचत हो गई। पहली बात, अगर आप नहीं दोगे तो 17,500 आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एनपीएस का, जैसे कि आपने 50,000 किया, उसको सेल्फ कंट्रीब्यूशन बोला। एक आपका एम्प्लॉयर 10% ऑफ बेसिक, अगर आपका मान लो कि बेसिक 5 लाख रुपया है साल का, तो उसका 10% यानी कि 50,000 रुपया
उसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डिडक्ट करवा सकते हो अपनी सैलरी से, और वो जाके आपका इन्वेस्टमेंट होगी सेम एनपीएस अकाउंट में। अब इसमें जैसे पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर सबका एक इंसान का यूनिक होता है, पूरी लाइफ टाइम तक सेम होती, इसी तरह इस पर एक कार्ड आता है जब हम अकाउंट खोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रैन, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रैन नंबर। वो आपके लिए लाइफ टाइम तक होगा। तो चाहे आप सेल्फ कंट्रीब्यूट करो या एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन कराओ, वो अकाउंट नंबर सेम होगी आपकी। तो इस पर सबसे पहले क्या करते हैं कि सपोज करो मैंने 50,000 लगा दिया। अब कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है? लगाना तो इसको आप फिजिकल फॉर्म भर के भी लगा सकते हो। सर्विस सेंटर, सर्विस प्रोवाइडर बहुत है, जैसे आपका बजाज है, रेलिगेयर है, और बैंकों के पास, सबके पास है, कहीं पे भी जाके आप कर सकते हो। अब ऑनलाइन भी सुविधा इस पर आसानी से अवेलेबल है। आप मेरे भी वेबसाइट या ऐप ग्रोवाइड ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी कर सकते हो आप, या जो आपको नज़दीकी सेंटर मिले आपका बैंक जाके कर सकते हो। इसकी सबसे खासियत ये है कि रिटर्न इसमें जो पीछे इतने सालों में देखा गया 2004 से लेके अभी तक, तो करीब करीब इसमें 10% से सबका रिटर्न ऊपर ही रहा है। तो 10% CAGR रिटर्न अगर आपका ऊपर रहा है और ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो हमें करनी चाहिए इस पर इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज़ इस पर होता क्या कि 50,000 जैसे आपने एनपीएस फॉर्म भर के दे दिया, और थोड़ा सा अमाउंट इस पर एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर फर्स्ट टाइम दोगे तो करीब करीब 300 रुपये, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को भी याद नहीं है, बट एग्जैक्ट 300 के करीब, 292 के करीब देना पड़ता है फर्स्ट टाइम में अकाउंट ओपनिंग। सेकंड टाइम में आपको 150 के करीब देना पड़ता है एक्स्ट्रा चार्ज। ये वर्ल्ड का सबसे लोवेस्ट कॉस्ट है, इस पर सबसे कम खर्चे वाला प्रोडक्ट है ये। आपने फॉर्म भर के दे दिया, अकाउंट खुल गया, फिर आपके अकाउंट में उस फॉर्म में भरने में ना 2 ऑप्शन आती है। एक होती है चॉइस, पूछता है कि कैसे, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस अगर आप टिक करते हो तो आपका एज के हिसाब से वो, जैसे अभी एज अगर कम है आपकी, तो इक्विटी में, रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी आपको, आप 50, 55, 60 की ओर होते जाओगे, तो आपका इक्विटी परसेंटेज कम होते जाएगी, और डेट परसेंटेज कॉर्पोरेट बॉन्ड और जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो चॉइस। अगर आप एक्टिव चॉइस है तो इसका मतलब कि आप खुद कर रहे हो या आप जिससे सर्विस ले रहे हो वो बताएंगे आपको कि क्या करना है। नॉर्मली अगर आपकी एज कम है, 10 साल मतलब नियरली 40 साल या 40 साल से नीचे है, या 45 साल के करीब है, मतलब 15 साल रिटायरमेंट में अगर आपका है, उससे ज़्यादा है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इक्विटी परसेंटेज में सेलेक्ट करें। इस पर 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता अलग से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कितना है, पहले 3 होता था, आप इक्विटीज़ में लिखा रहता है, इक्विटीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है परसेंटेज, डेट में कितना करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना करना है, जीसेक में कितना करना है, सबको मिला के आपको 100 पूरा करना है। तो आपकी चॉइस है कि आप कहाँ कहाँ पे कैसे, इसको बार बार आप चेंज भी कर सकते हो परसेंटेज, मार्केट को ऊपर चढ़ाव को देखते हुए। बट मेरी सजेशन यही रहेगी आप सबसे कि इसको बीच में ना छेड़ें। अगर आपकी एज कम है, रिस्क लेने की क्षमता है, तो अधिकतर पोर्शन आप इक्विटी में रखें। इसका कारण ये है कि जो भी इक्विटी में होगा, ये लार्ज कैप स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं। इस पर रिस्क स्मॉल कैप या मिड कैप में कम रहता है या नहीं भी होता है। इसकी जो फंड मैनेजर्स जो गवर्नमेंट ने दे रखा है, वो HDFC, UTI, निपॉन, SBI, कोटक, इस तरह का दे रखा है कि आप किसी को भी टिक कर सकते हैं कि मेरा फंड कौन मैनेज करेगा। ये चेंज भी कर सकते हैं आप। इसकी ऑनलाइन NSDL में जाके लॉगिन करके स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। पहले तो 15 साल था कि एग्जिट नहीं कर सकते थे 100%, या अभी भी 100% आप एग्जिट नहीं कर सकते हो अगर आपकी अमाउंट 5 लाख से ऊपर है। अगर उससे 5 लाख से कम है तो आप विड्रॉ कर सकते हो आफ्टर 3 इयर्स। लेकिन अगर 5 लाख से अगर आपका अमाउंट ऊपर जा रही है इस पे NPS में, तो आप सिर्फ 60% ऑफ फंड वैल्यू विड्रॉ कर सकते हो, और 40% आपको एज ए पेंशन ही यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल लूँगा कि मेरी एज 25 साल थी या 30 साल थी, तो मैंने NPS शुरू किया था। आज मेरी वैल्यू इसकी सपोज करो कि 1 करोड़ हो गई है, 60 साल का मैं हो गया हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 60% यानी 60 लाख रुपीज़ मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, फिर उसको मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। रिमेनिंग 40% यानी 40 लाख को मुझे एन्युटी यानी पेंशन के रूप में ही लेना पड़ेगा।
अब इस पेंशन में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक इंसान बोलता है कि सिर्फ मुझे पेंशन दो, मेरे मरने के बाद कोई नहीं है मेरा। तो उस समय क्या करता है, जो पेंशन देने वाली कंपनी होती है वो क्या करती है कि उस समय जो पेंशन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उनको थोड़ा थोड़ा कैपिटल भी जाता है, तो उनकी पेंशन अमाउंट थोड़ी ज़्यादा आती है। दूसरा ऑप्शन होता है कि मुझे पेंशन दो, मेरी डेथ पे मेरी नॉमिनी को आप फंड दे देना, फंड वैल्यू जो भी होगा 40 लाख। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि मुझे पेंशन दो, फिर मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ को देना, वो जिसको नॉमिनी बनाएगी उसको फंड दे देना। और एक होता है लास्ट, इसकी बहुत अच्छी होता है कि इसको बोलते हैं लास्ट सर्वाइवर, टिल लास्ट सर्वाइवर, यानी कि जब तक मेरा चिराग जलता रहेगा मेरे को पेंशन आता रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने बनाया नॉमिनी और ये मैंने बोला कि मेरी बाद मरने के बाद मेरी वाइफ को पेंशन देना है। मेरी वाइफ बोली कि मेरे मरने के बाद मेरे इस बच्चे को देना, उस बच्चे ने उसको बनाया। ये कंटिन्यूस चेन चलता रहेगा, पूरी चेन, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली रहेगी। तो इसकी दो चीज़ें अच्छी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मैं तो न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं इसकी, क्या ज़रूरत है मुझे। बिल्कुल सही, आप अगर झमेले में ये सब में सोचते कि मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात इस पर, सबसे जो आप गलत करेंगे इस पर, कि आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपके पास उस समय कोई अमाउंट नहीं होगा पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट से। लेकिन अगर ये आपके पास होगा, एनपीएस आपने किया होगा और उसकी वैल्यू अच्छी होगी उस समय, तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप उसको उस समय यूटिलाइज कर सकते हो, कोई भी आपका वो पैसे नहीं निकाल सकता है, वो आप ही को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को एनपीएस ज़रूर करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। सिर्फ टैक्स बचाने की नीयत से नहीं, टैक्स तो बचता ही बचता है, बट आपको बाय कंपल्सन आप इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से कभी क्या होता है कि मेरी इमरजेंसी आ गई, मैं देख लिया कि यार ये निकल सकता हूँ, तो मैंने एनपीएस को भी तोड़ दिया। लेकिन अगर मैं नहीं निकाल सकता तो मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूँगा, मुझे पता है कि ये नहीं निकाल सकता हूँ। तो बाय कंपल्सन अगर एग्जिट नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जब मैं 60 साल का होऊंगा तो एक लमसम अमाउंट मेरे पास होगी, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ जितनी भी रिटायरमेंट की होगी वो अच्छे से गुजार सकूं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।